A very good morning to all of you. My name is Akash Chaudhary from Focus Academy. जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी फॉर लोअर पीसीएस और उसमें हमने स्टार्ट जो करा था, स्टार्टिंग टॉपिक हमारा था मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का भी एडवेंट ऑफ यूरोपियन, जिसका पार्ट 1 हमने कल कंप्लीट कर लिया है, तो आप देख सकते हो उसका पार्ट 1। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कंप्लीट करा था, अगर मैं देखूँ तो पार्ट 1 में मैंने आपको पोर्चुगीज के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो मैंने आपको एक सीरीज बताई थी जिसमें मैंने बताया था कैसे कैसे यूरोपियंस इंडिया में आया था। तो सबसे पहले उस सीरीज में जो अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले अगर हम बोले तो सबसे पहले कौन आए थे? पोर्चुगीज। ठीक है, पोर्चुगीज इंडिया में सबसे पहले है। उसके बाद कौन है? डच। ठीक है, फिर इंग्लिश, फिर डेन्स एंड फिर फ्रेंच है। ठीक है, लास्ट में सबसे लास्ट में फ्रेंच आए थे। ठीक है, पोर्चुगीज पोर्चुगल के थे। ठीक है, डच या तो हॉलैंड बोल ले या तो हम क्या करें, नीदरलैंड। ठीक है, दोनों एक ही कंट्री के नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है डच कहाँ के थे। ठीक है, इंग्लिश आप सभी को पता है इंग्लैंड के थे और इन्होंने इंडिया में लास्ट तक मतलब 250 साल तक कब्जा इन्होंने ही करा पे। ठीक है, फिर कौन है? डेन्स। अगर डेन्स देखे तो कहाँ के थे? डेनमार्क के। लास्ट में फ्रेंच, जो कहाँ के थे? फ्रांस के। ठीक है, तो आज हम थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी सेकंड कंपनी थी कौन सी? डच। पहले डच के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें डच में सबसे पहले कौन आए थे? कॉर्नेलिस दे हॉटमैन आए थे। अब ये हॉटमैन जो फर्स्ट डच थे, ये सबसे पहले सी रूट से कहाँ पहुंचे? ये पहुंचे इंडिया में नहीं पहुंचे, सुमात्रा एंड बंतम आइलैंड्स पहुंचे। ठीक है, सुमात्रा एंड बंतम आइलैंड्स फेमस है कहाँ पे? ये सबसे पहले इंडोनेशिया में है। और ये फेमस किसके लिए? ये फेमस है स्पाइसेस के लिए, मतलब इनके मसालों के लिए। आपको जैसे कि आपको पता है उस टाइम यूरोपियंस का जो मेन जो ट्रेड था मसाले या स्पाइसेस ही थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनकी मांग बहुत थी। अगर ये देखो, मैंने एक मैप डाला है, ये पूरा मैप, और ये भी जो आपको ऑरेंज में दिख रहा है, ठीक है, ये सारा इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक है, उस टाइम का। ठीक है, यह मलाय पेनिनसुला है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहीं पे क्या है? बंतम आइलैंड्स है। ठीक है, और बंतम आइलैंड्स फेमस किसके लिए? स्पाइसेस के लिए। जैसे आप साउथ इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो भी स्पाइसेस के लिए फेमस है, तो ये आइलैंड्स भी किसके लिए फेमस थे? स्पाइसेस के लिए। तो इंडिया में आने से पहले जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो कहाँ पे आई थी? वो यहाँ पे आई थी। ठीक है, तो इसके साथ हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले द स्टेट्स जर्नल ऑफ नीदरलैंड इज बायकैमरलिज्म। अब ये बायकैमरल का मतलब क्या हुआ? ठीक है, जिन्होंने थोड़ी सी भी पॉलिटी पता होगा तो इन्होंने ये वर्ड पहले भी सुना होगा। बायकैमरल का मतलब होता है 2 हाउसेस। जैसे हमारे भी 2 हाउसेस है, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, या तो फिर उसको अपर हाउस या लोअर हाउस बोले। तो ऐसे यहीं पे होता है द स्टेट जनरल्स ऑफ नीदरलैंड इज द बायकैमरल लेजिस्लेचर। यहाँ पे 2 हाउसेज है ऑफ नीदरलैंड कंसिस्टिंग ऑफ सीनेट, एक सीनेट है। ठीक है, और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये 2 इनके हाउसेज है। ओके, इसके साथ देखिए तो ये इंडिया में कब आए? अब इंडिया में ये 1602 में आए। ठीक है, और अगर हम देखें इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? पुलिकैट। ठीक है, पुलिकैट कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इन्होंने सबसे पहला अपना कैपिटल बनाया, और वो भी स्पेसिफिक बोला जाए तो कहाँ पे? पुलिकैट पे। ठीक है, पुलिकैट। इनके फोर्ट को बोला जाता था, इनके किले को बोला जाता फोर्ट ऑफ गलडेरा। फोर्ट ऑफ गलडेरा। ठीक है, गलडेरिया। ठीक है, स्पेलिंग या गलडेरिया गलडेरा बोल लीजिए, ये बोला जाता था। ठीक है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पूरी बटालियन थी उनको बोला था जेंटलमैन 17। क्या बोला? जेंटलमैन 17। ठीक है, इनका नाम था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जेंटलमैन 17 किसको कहा जाता था? तो आपको बोलेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को बोला जाता था। ठीक है, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गवर्न बाय द काउंसिल। एक काउंसिल पे गवर्न करती थी जिनका नाम क्या था? जेंटलमैन 17। ठीक है, अब इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो इनका पुलिकैट से था, पुलिकैट से इन्होंने कन्वर्ट मतलब शिफ्ट करके कहाँ पे करवा दिया? नागपट्टनम में। 1719 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट हो गया? पुलिकैट से नागपट्टनम। ठीक है, पुलिकैट आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु दोनों की बॉर्डर में पड़ता है, नागपट्टनम तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो आप जैसे कि मैं आपको ये बता दूं, इंडिया में जो मेन जो इन्फ्लुएंस रहा ना वो पोर्चुगीज का रहा है, इंग्लिश का रहा है और फ्रेंच का रहा है। डच और डेन्स का बहुत ही टाइम तक, बहुत कम टाइम तक के लिए यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा है। ठीक है, अगर बोला जाए जैसे ही इंग्लिश जब इंडिया में आ गए थे तो इनके बीच में बहुत लड़ाई हुई, डच और इंग्लैंड के बीच में बहुत लड़ाई हुई। ठीक है, और ये लड़ाई खाली इंडिया में नहीं हुई, ये बंतम आइलैंड्स में भी हुई। ठीक है, ओके, तो इसमें ही आगे मैंने ये बताया है, ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी फैक्ट्रीज देख लेते हैं। फैक्ट्रीज मैंने कल बताया था, फैक्ट्रीज क्या होती थी? जहां पे इनके फैक्टर्स रहते थे या जहां पे ये अपनी सिविलाइजेशन, छोटी सी सिविलाइजेशन को ये रखते थे, फैक्ट्रीज। ठीक है, फैक्टर्स जहां पे रहते थे। ठीक है, तो सबसे पहली फैक्ट्री कहां पे इनकी? मासूलीपट्टनम मद्रास में, जो 1605 में बनी। फिर है पुलिकैट,
जो 1610 में बनी, फिर सूरत में बनी इनकी 1616 में, और चिंसोरा बंगाल में एक जगह पड़ती है चिंसोरा, वहां पे बनी, और ये सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। कब बनी थी? 1653 में। ओके, इसके साथ देखें तो हम द डच, अगर हम देखें कि डच इंडिया से कब बाहर निकल गए, तो मैंने जैसे कि बताया कि अभी थोड़ी देर पहले कि ब्रिटिश वर्सेस डच, इनकी राइवलरी बहुत ज़्यादा लड़ाई रही, ब्रिटिश वर्सेस डच, ठीक है। और एक बहुत ही मतलब बहुत अहम युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बेदारा, बैटल ऑफ बेदारा या हुगली बोला जाता है, और हुगली, ठीक है। ये वॉर होता है, और ये कब होता है बेटा? 1659 में होता है। और 1659 के बाद जो डच होते हैं, डच को इंडिया से बाहर भगाया जाता है, और ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं? ये अपना ट्रेड जो मेन इनका बंतम आइलैंड्स था, ठीक है, या सुमात्रा आइलैंड्स, वहाँ पे अपना ट्रेड को शिफ्ट कर लेता है। तो इंडिया में इनका ध्यान नहीं है, तभी कभी भी आप मॉडर्न हिस्ट्री में डचेस का इंडिया में इतना कुछ प्रभाव नहीं देखेंगे। ओके, इसके बाद अब आता है ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स का इंडिया में अगर आप देखेंगे, जब स्टार्टिंग जो ब्रिटिशर्स आए सबसे पहले 1585 में आए, ठीक है। और कौन आया? रैल्फ फिच आया, ठीक है। रैल्फ फिच आया यूफ्रेट्स वैली से होके। कहाँ से? यूफ्रेट्स वैली। यूफ्रेट्स वैली कहाँ पे पड़ती है? इराक में, ठीक है। इराक के रास्ते से इंडिया में पहुंचा, ठीक है। और ये किसके दरबार पे पहुंचा? सबसे पहले 1585 में किसका कब्जा था बेटा? अकबर का, द ग्रेट अकबर के टाइम में पहुंचे। फिर इसके बाद दोबारा से जॉन मिल्डन हॉल आए, और वो कब आए? लंदन से आए, ठीक है। लंदन से इंडिया में पहुंच गए, ठीक है। फिर फाइनली 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, आप चीजें समझिए कि ये क्यों आ रहे थे इंडिया में। बेसिकली कि जब 1498 में, ठीक है, सबसे पहले वास्को डी गामा इंडिया में आए, तो वहाँ पे यूरोप में एक लहर सी फैल गई कि आप इंडिया में जाएंगे, और इंडिया में अगर आप सी रूट से जाएंगे तो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर पाएंगे और काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो जब से लोग आना स्टार्ट हुए, ठीक है। तो आपको पता है जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन कैसी कंट्री है? ब्रिटेन बेटा मोनार्क कंट्री है, मोनार्क, ठीक है। मोनार्क कंट्री होने के कारण, मोनार्क कंट्री का मतलब क्या होता है? यहाँ पे राजा और रानी का वास होता है, ठीक है। आपको पता है कि जैसे क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन की बहुत फेमस है, ठीक है। तो वैसी यहाँ पे राजा और रानी का वास होता है। तो अगर मान लो यहाँ पे किसी भी बिजनेसमैन को बाहर जाके बिजनेस करना है, तो सबसे पहले वो क्या मांगेगा? इनसे आज्ञा मांगेगा कि हम बाहर जाके बिजनेस कर सकते हैं। तो यही फरमान इन्होंने मांगा, किससे? इन्होंने क्वीन से मांगा, और क्वीन ने इनको फरमान 1599 में दे दिया कि आप इंग्लैंड से बाहर जाके, ठीक है, आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी, और कंपनी का नाम क्या होगा? कंपनी का नाम देखिए, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट, ठीक है। तो कंपनी का पूरा नाम देखिए, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ठीक है। ये पूरा नाम है, ठीक है, कंपनी का, जिसको बाद में जाके क्या बोला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया, या तो, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया, या तो इसको बोला गया मर्चेंट ऑफ एडवेंचर, एक ये भी नाम था, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर, ठीक है। तो इन्होंने फरमान मांगा क्वीन से, और क्वीन ने फाइनली 1599 में, या फिर हम बोले 31 दिसंबर 1600 में इनको फरमान दे दिया कि आप पूरे वर्ल्ड में जाके ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ बिजनेस की ब्रिटेन से आए, ठीक है। तो आपको इसके बदले में क्या करना पड़ेगा? थोड़ा प्रॉफिट क्वीन को भी देना पड़ेगा, बस इनके बीच में ये डील होती है, और जब से ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे मोनोपोली वॉज फॉर्म टुवर्ड द चार्टर यूजिंग द क्वीन एलिजाबेथ। वही जो भी आप बिजनेस करेंगे उस बिजनेस में मोनोपोली किसकी रहेगी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की, बस इसमें ये बताया गया है, ठीक है। और इसको बाद में क्या बोला गया? इट वॉज पॉपुलरली नोन एज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनका निक नेम देखा जाए तो निक नेम क्या था? जॉन कैम, ठीक है। जॉन कैम इनका निक नेम था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निक नेम क्या था, ठीक है। तो क्या था? जॉन कैम। अगर हम इनकी फैक्ट्रीज देखें, कहाँ पे फैक्ट्रीज थी ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स की सबसे पहली फैक्ट्रीज कहाँ पे थी? ठीक है, सबसे पहली फैक्ट्री यहाँ पे आंध्र प्रदेश मासूलीपट्टनम में थी, ठीक है, ठीक है, इसमें थी 1616 में, ओके। फिर सूरत में भी इसी टाइम हुई, ठीक है। और सूरत में नहीं, ये गलत लिख दिया है, ठीक है। 1616 में सबसे पहली फैक्ट्री इनकी मासूलीपट्टनम में थी, और इसके बाद सूरत में 1613 में बनी। फिर कहाँ बनी? बालासार उड़ीसा में 1633 में, और फिर पोर्ट सेंट जॉर्ज जो चेन्नई में थे 1639 में। और लास्ट की फैक्ट्री जो उनकी बहुत फेमस फैक्ट्री, आगे जाके आप इसके बारे में बहुत सुनेंगे,
हुगली में बनी। हुगली कहाँ पे है? बंगाल, बंगाल में बनी। ओके, ठीक है। चलो मैं आपसे यहाँ पे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको पता है कि लास्ट तक इंडिया में कौन टिक पाया? काफी टाइम तक कौन थे बेटा? 250 साल तक अगर इंडिया पे राज करा तो ये ब्रिटिशर्स ने करा। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने करा। अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में राज क्यों किया? सबसे पहली बात ये है, और इतने टाइम तक कैसे सस्टेन कर पाए? क्यों? जो इनकी पॉलिसीज थी ना, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज, इनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी थी एज ब्रिटिशर्स के लिए। मतलब ब्रिटिशर्स के लिए बहुत अच्छी थी, इंडियंस के लिए तो ऑब्वियसली बात अच्छी नहीं होगी, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए अच्छी क्यों थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स कैसे थे? ब्रिटिशर्स कभी भी अपना असली रूप नहीं दिखाते थे। जैसे आप देखेंगे, इससे पहले पोर्चुगल्स थे। पोर्चुगल्स कैसे थे? काफी ही रेडिकल लोग थे, ठीक है, कट्टर लोग। ये क्या करते थे? अगर कोई कन्वर्ट हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा कन्वर्ट तो उसे मार देंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी ऐसी नहीं थे। ब्रिटिशर्स प्योर बिजनेसमैन थे, ठीक है। पहले ये लोकल लीडर के साथ, ये लोकल किंग के साथ ये घुल मिल के रहेंगे, उसको पर्सनल गिफ्ट्स देंगे, ठीक है। और जब तक वो इन पे डिपेंडेंट नहीं हो जाता हर चीज पे, ठीक है, उसको सजेशंस, आर्मी, ये सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। जब तक डिपेंडेंट नहीं हो जाता तो जब तक उसकी हेल्प करते रहेंगे, और जब जैसे डिपेंडेंट होगा तो उसके बाद उसका राज्य पे शेयर लेंगे, और शेयर के बाद पूरे का पूरा राज्य ले लेंगे। एक एक करके इन्होंने पूरे इंडिया को ऐसे ही खाली करा था बेटा, ठीक है। आगे बहुत सारी पॉलिसीज है जो आपको पढ़नी है, ठीक है। अगर मैं बताऊं, ब्रिटिशर्स ये 250 साल इसी रणनीति से इंडिया में कब्जा कर लिया, ठीक है। हो सकता था कि इनकी जगह अगर मैं एक पेज खोलूं कि इनकी जगह, ब्रिटिशर्स की जगह, ठीक है, वर्सेस फ्रांस। ब्रिटिशर्स की जगह इंडिया में फ्रांस भी 250 साल तक कब्जा कर सकते थे। क्यों? फ्रांस पे जो इंडिया पे आए थे, इनके जो हम बोल सकते हैं जो इनके लीडर थे या जो इनके कैप्टन थे, आर्मी कैप्टन, वो बेटर थे। लेकिन एक बहुत बड़ा डीमेरिट था फ्रांस के पास, जो ब्रिटिशर्स के पास नहीं था। जो ब्रिटिशर्स की क्वीन थी ना, ब्रिटिशर्स की क्वीन स्टार्टिंग पे ईस्ट इंडिया कंपनी पे पूरा का पूरा भरोसा करती थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और क्वीन को एक जैसा मत समझना। क्वीन वहां की गवर्नमेंट हुई एक तरीके से, ये समझिए, ठीक है, कहाँ की? इंग्लैंड की। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है जो इंडिया में आ रही है, जो बिजनेस करने आ रही है, ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। तो क्या होगा? तो क्वीन ने इनको पूरी की पूरी छूट दी थी कि आप इंडिया में जाके कुछ भी कर सकते हैं, बस मुझे आप अपना प्रॉफिट दे देना, ठीक है। तो ये पूरे फ्री हैंड थे, इनको पीछे से पूरा बैकअप सपोर्ट मिल रहा था। क्या मिल रहा था? बैकअप सपोर्ट। अगर वहां हम फ्रांस की हालत देखें तो फ्रांस में कौन से किंगडम था? फ्रांस में था लुइस किंगडम। कौन था? लुइस किंगडम, ठीक है। तो लुइस 1, लुइस 2, लुइस 3 ऐसे इनके नाम होते थे बेटा किंग्स के। अब जो लुइस डायनेस्टी थी ना, आप देखेंगे लुइस डायनेस्टी से फ्रांस वाले बहुत ज्यादा नाखुश थे, ठीक है। अब लुइस कैसा था? लुइस बहुत ही लालची आदमी थे, ठीक है। जो भी इस डायनेस्टी के लोग थे बहुत ही लालची थे, और वो क्या करते थे, अगर मान लो फ्रांस वाले इंडिया में आके कुछ वॉर में एंगेज हो जाएंगे, और ऑब्वियसली बात है वॉर में एंगेज तो होंगे ही ना। अब दूसरी टेरिटरी में लड़ाई कर रहे हैं, मतलब लड़ाई भी नहीं कर रहे, कोई चीज हड़प रहे हैं, तो वहां पर लड़ाई होना लाजमी है। और भी मतलब ब्रिटिशर्स से तो लड़ाई इनकी वैसे भी ज्यादा थी, आप आगे जाके देखेंगे यूरोप में भी लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई तो होगी। लेकिन लुइस नहीं चाहता था कि लड़ाई हो। लुइस चाहता था कि सोलली वहां पे ये पैसा कमाए, और सारा का सारा पैसा कमा के जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सारा का सारा पैसा किसको दे दे? लुइस को दे दे, और लुइस इनके बदले में इनकी सैलरीज दे दे, ठीक है। मतलब एक तरीके से क्या है, इनके सारे के सारे काम कौन कर दे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी करते लुइस के। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप इंडिया में या फिर ऐसी थर्ड पार्टी वाली जगह पे गए हैं तो वहां पर लड़ाई होना लाजमी है। और लड़ाई किन से हो सकती है? वहां के जो और यूरोपियंस पावर्स है उनसे हो सकती है, या लोकल लीडर से हो सकती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे लैक ऑफ सपोर्ट था इनके पास, लैक ऑफ सपोर्ट। आर्मी कमांडर्स, लैक ऑफ सपोर्ट। आर्मी कमांडर्स फ्रांस पे बहुत बेटर थे, ठीक है। आगे जाके आप एक फेमस सुनेंगे, डुप्लेक्स, ठीक है, बहुत ही फेमस बंदा था, ठीक है, आर्मी कमांडर ऑफ फ्रांस का। वो जीता भी ब्रिटिशर से, लेकिन उसको बैकअप सपोर्ट नहीं मिला, तो इसलिए फ्रांस इंडिया में सस्टेन नहीं कर पाई, ठीक है। ओके, चलिए अब इसके बाद अगर हम देखें एक जगह थी, देखिए एक जगह थी जिसका नाम था सूता नदी।
सूता नदी, ठीक है। इसके साथ एक और जगह थी जिसको बोलते हैं गोविंदपुर, और एक और जगह थी जिसको बोलते हैं काली काटा, ठीक है। तो ये 3 जगह थी, ठीक है, सूता नदी, गोविंदपुर और काली काटा। ये तीनों जगह को ब्रिटिशर्स ने क्या करा, एक ब्रिटिशर्स का बिजनेसमैन है, ठीक है, इसको एक बार ढंग से कर लेता हूँ, ब्रिटिशर्स का बिजनेसमैन है जिसका नाम था जॉब चार्नो। इसने तीनों जगह खरीद ली। कौन कौन सी जगह? सूता नदी, ठीक है, काली काता और गोविंदपुर। और इसने ये तीनों जगह खरीद के बाद में किसको बेच दी? किसको बेच दी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको बेच दी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अभी थोड़ी मेरा पेन सेट नहीं हुआ तो राइटिंग में थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, या तो हम बोल ले EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं आगे जाके ये शॉर्टकट लिखूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये तीनों जगह मिल गई तो मिल के इसको क्या बोला गया? मॉडर्न डे का कोलकाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ कोलकाता कौन है? तो फादर ऑफ कोलकाता जॉब चार्नो को कहा जाता है, ठीक है। और इसी कोलकाता में इन्होंने इसी जो जगह थी, इसी में इन्होंने एक फोर्ट विलियम खोला। क्या खोला? फोर्ट विलियम, ठीक है। अगर हम बोले तो इस सूता नदी में क्या खोला? सूता नदी में इन्होंने फोर्ट विलियम खोला, फोर्ट विलियम। और ये फोर्ट विलियम क्या था? वहां पे उस टाइम जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट होते थे, ब्रिटिश रॉयल सर्वेंट बोल सकते हैं इनको, सर्वेंट होते थे, इनकी ट्रेनिंग होती थी। जैसे कि आज IAS की होती है ना, IAS IPS, ठीक है। कहाँ पे होती है IAS की ट्रेनिंग? बताइए कमेंट्स में। वैसे मैं बताता हूँ लबासना में। कहाँ पे होती है? लबासना, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी मसूरी में, ठीक है, ओके। तो वैसी उस टाइम फोर्ट विलियम में होती थी, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है 1619 में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई। किसने? जॉब चार्नो ने करी। कहाँ पे? सूता नदी में। उसके बाद इन्होंने कहा कि सूता नदी की जमानदारी ले ली, ठीक है। जमींदारी के बाद इन्होंने कालीकाता और गोविंदपुर की भी ले ली, ठीक है। और इन तीनों को मिला के आज के टाइम में क्या बोला जाता है? कोलकाता। अगर हम बोले फादर ऑफ कोलकाता कौन है, तो फादर ऑफ कोलकाता कौन है? जॉब चार्नो। द फैक्ट्री एट सूता नदी, जो सूता नदी की फैक्ट्री थी उसको फोर्टिफाइड कर दिया। फोर्टिफाइड क्या हुआ? फोर्टिफाइड का मतलब चारों तरफ से इसको घेराबंदी कर दी। घेराबंदी का मतलब इसको हथियार दिया इस जगह को इन 1696। और 1700 में इसका नाम क्या रख दिया? फोर्ट विलियम। और यहीं पे क्या होती थी? ट्रेनिंग होती थी। अगर हम देखें इस फोर्ट विलियम के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सर चार्ल्स आइडेन की पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ में आएगा चीजें, ठीक है। अब एक बहुत फेमस चीज हुई, देखिए मैं अगर आपको बताऊं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में 250 साल कैसे कब्जा किया, एक तो उनको पीछे बैकअप सपोर्ट था, और दूसरी बात इनका कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड। अब कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड क्या है? जब ये स्टार्टिंग में इंडिया में आए, जैसे 1585 में आए, 1600 में आए, ठीक है, 1616 में आए, अलग अलग टाइम पे आए ब्रिटिशर्स आते गए। और ये यहाँ पे क्या मांगने लगे? फरमान, कि हमें फरमान दे दो, ठीक है, फरमान दे दो। अब फरमान का मतलब क्या होता है? या फिर ये मानने लगे दस्तक दे दो, ठीक है। तो इनको स्टार्टिंग में दस्तक नहीं मिले, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये दस्तक क्या था। दस्तक सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा, 1717 में एक चीज हुई, ये डेट याद रख के रखना यही है, ठीक है। इसमें एक इस डेट को बोला जाता है फेमस किसके लिए? रॉयल फरमान के लिए। किसके? रॉयल फरमान या शाही फरमान के लिए, ठीक है, ऑफ फारूक शियार। कौन था फारूक शियार? फारूक शियार एक वीक मुगल रूलर था। इसके बारे में आपने बहुत कम पढ़ा होगा क्योंकि इसने कुछ ऐसे काम करे ही नहीं थे। इसने जो भी काम करे थे गलत ही करे थे, और एक गलत काम मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या करा? इसने एक रॉयल फरमान दे दिया। किनको? ब्रिटिशर्स को, ठीक है। अब इस रॉयल फरमान में क्या था? देखिए कितना बेवकूफ़ी वाले काम इसने करे, तभी ब्रिटिशर्स इंडिया में आके ये एक मैंने पीस ऑफ पेपर बनाया, ठीक है। इसमें 3 शर्तें इसने दे दी।
मुख्यतः, शस्त्र और भी थी लेकिन 3 जो मेन थी जिससे जिससे बहुत एडवांटेज हुआ ब्रिटिशर्स को। सबसे पहले इसने क्या करा, इसने दस्तक दे दिया, दस्तक राइट्स, ठीक है, या तो हम बोल देते दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स दे दिया, ठीक है। मिंट, अभी बताता हूँ मिंट क्या होता है, मिंट दे दिया, ठीक है। और इसके साथ इसने कुछ जगह की जमींदारी भी दे दी थी, ठीक है, जमींदारी। तो पॉइंट 1 एंड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 1 एंड 2 क्या है आप ये देखिए। सबसे पहले दस्तक का मतलब समझ लेते हैं, दस्तक क्या है। अब दस्तक में क्या होता था, उस टाइम ब्रिटिशर्स इनको दस्तक मांगा करते थे कि आप हमें टैक्स में छूट दीजिए, रिडेम्पशन दीजिए, छूट दीजिए। तो इन्होंने क्या करा उस टाइम, अब जैसे कि मान लो ये बंगाल है, ये बॉक्स क्या है, बंगाल है, ठीक है, बंगाल। और बंगाल में पता है आपको एक पोर्ट एरिया है, बंगाल एक पोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस होता है, सारे पोर्ट एरिया में बिजनेस होते हैं, तो उस टाइम भी बिजनेस होते थे। और यहाँ पे अलग अलग कंट्री के लोग होते हैं, चाइना के भी लोग होंगे जो बिजनेसमैन होंगे, ठीक है, और सपोज करिए अरब से भी आ रहे होंगे, ठीक है, डच भी होंगे कुछ, ठीक है, डेन्स भी होंगे, अलग अलग कंट्री के, इंग्लिश भी होंगे, ये सारे लोग थे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करी, ब्रिटिशर्स ने फारूक शाह के साथ बहुत अच्छे रिलेशन करे और इनसे दस्तक मांगी। दस्तक मतलब जो भी इनका माल होगा, किनका, ब्रिटिशर्स का माल होगा, ठीक है, जो सामान होगा इसका, ठीक है, ना तो उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी और ना ही इसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। अगर मान लो कोई बाहर से चीजें ला रहे हैं, जैसे आज के टाइम में भी एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो उस टाइम भी लगती थी, ना तो एक्सपोर्ट लगेगी ना तो इंपोर्ट लगेगी, ठीक है। लेकिन और लोगों के लिए लगेगी, चाइना के लिए भी लगेगी, अरब्स के लोगों के लिए भी लगेगी, डच के लिए भी लगेगी, डेन्स के लिए भी लगेगी। तो इंग्लिश वालों ने यहाँ पे क्या बोला, सपोज करो चाइना वाला कोई एक व्यक्ति था और उसकी इंपोर्ट ड्यूटी थी सपोज करो 100 रुपये, या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी 100 रुपये, और ये किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बोले तो वहाँ के राजा को देना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एक स्टैंप होती थी जिसको दस्तक बोला जाता था, ठीक है। अपने अपने सामान पे तो स्टैंप लगाते ही लगाते थे वो, लेकिन उसके साथ क्या करते थे, अब सपोज करो उस चाइनीज के पास जाएंगे और उस चाइनीज को बोलेंगे कि आप एक काम करो, हमारी दस्तक यूज करो, आपको कितना टैक्स देना है, तो बोलेगा 100 रुपये। तो बोलेंगे कि हमें 50 रुपये दे दो बस, ठीक है। अब 50 रुपीज़ तो किस पे आ गए, ब्रिटिशर्स पे आ गए बेफालतू में, और इनको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 50 रुपीज़ किसके बच गए, चाइनीज के बच गए, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट को देता तो कितने देना पड़ता, 100, मतलब टैक्स की चोरी हुई। और 0 रुपीज़ किस पे पहुंचे, वहाँ के किंग पे। तो किंग का खजाना क्या हुआ, खाली होने लग गया, ठीक है। पहली बात तो दस्तक में ये हुआ, तो धीरे धीरे किंग के जितना भी खजाना था खाली होने लगे। अब दूसरे काम इसने क्या करा था, मैंने बताया था मिंट। मिंट कौन सी जगह होती है, मिंट होती है जहां पे करेंसी छपती है, उसको मिंट बोला जाता है। अब इसने क्या करा, ठीक है, जो रॉयल फरमान था, रॉयल फरमान ने फारूक शाह ने क्या बोला कि आप अपनी करेंसी छाप सकते हो, ब्रिटिशर्स को छूट दे दी करेंसी छापने की। देखिए कितनी बेवकूफ़ी है ना। चाहे आज भी वर्ल्ड में कोई सा भी देश हो, कोई सा भी देश हो, कितने भी लॉस में जा रहा हो, वो अपनी करेंसी की कभी भी राइट किसी भी अलग आदमी को नहीं देगा, ना तो वहाँ के प्राइवेट बंदे को देगा और ना किसी बाहर से आए हुए बंदे को देगा, किसी को भी नहीं देगा, ठीक है, ठीक है। तो करेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब अगर आपने करेंसी की राइट दे दी तो आपने अपनी इंडिपेंडेंस दे दी, ठीक है। ये कितने भी नोट छापेंगे और अपने हिसाब से अपनी करेंसी चलाएंगे उस एरिया में, तो यही करते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। एक ये कर दिया, ठीक है। ये 2 चीज़ों की वजह से क्या हुआ, इसी चीज़ को बोला जाता है रॉयल फरमान। और रॉयल फरमान कब आया था, 1717 में आया था। और कौन किन लाया था, फारूक शाह। और किसके लिए था, ब्रिटिशर्स के लिए। ये चीज़ें याद रखता हूँ, ठीक है। अब यही लिखा हुआ है, in 1760 negotiation started from फारूक शाह and in 1717 he issued a फरमान जिसको बोलता है मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा। अब इसमें कहता है नो एडिशनल कस्टम, कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। कंपनी को दस्तक दे दिए गए, ठीक है, वही दस्तक जो स्टैंप होंगे एक तरीके से वो दे दिए गए। इन सूरत दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटी, सूरत के जो पोर्ट में इनको ड्यूटीज भी नहीं देनी पड़ेगी। द कंपनी वॉज गिवन द अथॉरिटी ऑफ मिंट कॉइन, कंपनी को सिक्के छापने की अथॉरिटी भी दे दी गई। ये चीज मैंने बताई थी, इसको बोलते हैं रॉयल फरमान, या ठीक है शाही फरमान भी बोला जाता है, और फारूक शाह, ठीक है। इसके बाद आया बेटा डेनिश। डेनिश कहाँ के थे, डेनमार्क के, ठीक है, डेनमार्क के थे। और इनका सेंटर कहाँ पे था, ट्रेडिंग सेंटर इनका था ट्रांक्वेबार। ट्रांक्वेबार में इनका ट्रेडिंग सेंटर था, ठीक है। इन 1676 एट सीरमपुर इन बंगाल,
ठीक है, बंगाल में था। ओके, इनके बारे में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो बस वो आए थे इंडिया में इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब सीरमपुर में इनका हेडक्वार्टर था। ठीक है, दो दे फेल्ड टू स्ट्रेंथन देमसेल्फ इन इंडिया, इंडिया में इन्होंने अपना नहीं करा तो ये दोबारा अपनी कंट्री में वापस चले गए। ठीक है, सीरमपुर मिशन प्रेस इन्होंने बनाई थी, एस्टैब्लिश एट सीरमपुर बाय डेनिश मिशनरीज इन 1799 में। यही इनका इंपॉर्टेंट काम था, यही इन्होंने करा था। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पावर यूरोपियन में थी, फ्रेंच। अगर बोले तो ब्रिटिश के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर थी वो कौन सी थी? फ्रेंच। और फ्रेंच क्यों थी? देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी इंडिया में? 1664 में। ठीक है, और कौन लाया था? जो इनके साथ कमांडर आया था उसका नाम था कॉलबर्ट। क्या नाम था? कॉलबर्ट। और किसके मिनिस्ट्री के टाइम में आया था? किंग लुइस, जो किंग लुइस 14 थे उनके टाइम में फ्रांस वाले इंडिया में आए थे। ठीक है, ठीक है, और इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। ठीक है, और इनका एक बहुत ही फेमस, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बहुत ही फेमस आर्मी जनरल आएगा जिसका नाम है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स एज अ फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर। ठीक है, इन 1742 में सो द बिगिनिंग, जब ये आते हैं तो इसके बाद ब्रिटिशर्स और इंग्लैंड की लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, लड़ाई होगी। तो कभी भी वर्ड एंग्लो आया ना, तो एंग्लो का मतलब होता है इंडिया में इंग्लैंड वाले या ब्रिटिशर्स। तो इसके बाद जैसे जब डुप्लेक्स आते हैं तो डुप्लेक्स के बाद थोड़ा माहौल गड़बड़ा जाता है, और माहौल गड़बड़ाता है तो एंग्लो फ्रेंच वॉर होती है। ठीक है, और इसी वॉर को क्या बोला जाता है? कार्नेटिक वॉर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो आगे जाके आप सारी वॉर्स भी पढ़ेंगे, कार्नेटिक वॉर्स और ये सब कुछ। ठीक है, अ नंबर ऑफ फ्रेंच फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश, बहुत सारी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, जैसे कि पौंडीचेरी, जैसे कि आप देखेंगे जो पोर्चुगीज आए थे, पोर्चुगीज कहाँ पे आए थे? हाँ, जो पोर्चुगीज आए थे कैलिकट पे। ठीक है, कैलिकट पे आए थे। तो ऐसे ही जो हमारे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका मेन जो सेंटर था पुडुचेरी एंड चंदननगर। ठीक है, और ये पुडुचेरी 1954 तक ही किस पर था? फ्रेंच सेटलमेंट के पास रहा। तो कभी भी आप पौंडीचेरी को आज सर्च मारोगे ना, तो उसमें वेरियस टाइप के हाउसेज दिखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर येलो कलर के। ठीक है, चटकीले और रंग बिरंगे हाउसेज दिखेंगे। वो क्यों दिखेंगे? क्योंकि ये सारा कल्चर कहाँ का है? फ्रांस का, फ्रांस के घर है, और आज वो तभी एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है पौंडीचेरी। ठीक है, ओके, तो ये हमारी शायद लास्ट स्लाइड है। ठीक है, तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन हमने लोअर पीसेस का नया बैच बनाया है, और वो कहाँ पे होगा? फोकस एकेडमी करणपुर पे। दिए हुए नंबर्स में आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप हमसे जानकारी ले सकते हैं कि बैचेस कब कब स्टार्ट हो रहे हैं, किस किस का बैच चल रहा है, ये कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको सपोज करिए ऑनलाइन भी पढ़ना है तो एक मिनट, हाँ, तो अगर आपको ऑनलाइन भी पढ़ना है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन हमारी ऐप है जिसका नाम है टेक पाठशाला, टेक पाठशाला। ठीक है, उसमें भी आप हमसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि रेगुलर मैं आपको इसमें कोई ना कोई कंटेंट देता रहूँ, अपने जो फोकस एकेडमी का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें देता रहेंगे। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय।